हेलो बच्चों, रसायन की पाठशाला में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, जिसमें आज हम जानेंगे कि किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से किस प्रकार ज्ञात करते हैं अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव हम किस प्रकार मापते हैं, इसको हमें जानना है बेटा। हम क्या करेंगे, 2-3 उदाहरण लेंगे, उन उदाहरणों से जानने का प्रयास करते हैं। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार मापते हैं। चलिए हम देखते हैं बेटा। हमने क्या किया, एक हाफ सेल और बनाया। जो हाफ सेल था बेटा, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड था, जिंक का ले लें बेटा पहले। जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिंक का इलेक्ट्रोड था, और जो सॉल्यूशन था बेटा इसमें, वो सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन था? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। इसकी सांद्रता 1 मोलर थी, ठीक है ना। इसको एक आउटर सर्किट से इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया जो कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेगा। यहां एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट थे KCl, KNO3 इत्यादि का सॉल्यूशन भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इसमें क्या है? भरा हुआ है। जब ऐसी व्यवस्था कर देंगे बेटा, तब क्या होगा, इसमें ये जो जिंक रॉड है ये टूट टूट कर Zn डाई पॉजिटिव के रूप में सॉल्यूशन में आएगी। क्या आएगी बच्चों? Zn डाई पॉजिटिव के रूप में यह जिंक रॉड टूट टूट कर सॉल्यूशन में आएगी, और इसके इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए आउटर सर्किट से होते हुए यहां पहुंचेंगे। ये जो सॉल्यूशन है हम बता चुके थे, इसका इक्विलिब्रियम है H2 और 2H पॉजिटिव। सॉल्यूशन में भी क्या है हमारा? HCl का H पॉजिटिव है। ये यहां से होते हुए, कहां से? यहां से होते हुए इस सॉल्यूशन में आएंगे, और इस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव है वह इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? जो करंट होगा, करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन, तो यहां करंट फ्लो करने लगेगा, और उसकी वैल्यू जब देखी गई बच्चों वोल्टमीटर में, इसकी जब वैल्यू देखी गई तो 0.76 वोल्ट आई। कितनी आई बच्चों? 0.76 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया। किसका? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया। ये बात तो आ रही है आपको समझ में? कैलकुलेट कर लिया। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी सेल की रिएक्शन क्या होगी, इस सेल को कैसे लिखेंगे, इस बात को भी जानते हैं। जो पहली कंडीशन थी बच्चों, यहां जिंक जो था सॉलिड कंडीशन में था, यह इसमें डिसॉल्व हुआ, और Zn जो था वो एक्वस कंडीशन में आ गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्योंकि बेटा यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी? ये दिख रहा है कि नहीं? मैं देख लूं बेटा, थोड़ा फोकस दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है। यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए यह एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा, ठीक है ना। एनोड की रिएक्शन हो गई है। कैथोड पर क्या होगा? जो H+ थे वह 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेंगे और H2 बनाएंगे, अर्थात यहां रिडक्शन हो रहा है। तो यह इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, और एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, और कैथोड से एनोड की ओर करंट का फ्लो होने लगेगा, और सेल वर्किंग में आ जाएगा। इस वर्किंग सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्टमीटर में दिख जाएगा। अब इसकी वैल्यू, इसका चिन्ह और लगाना था हमें, तो हम जानते हैं सेल का पोटेंशियल निकाल लें हम। ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड, ई नॉट लिखें बच्चों। ई सेल तो होता ही नहीं है, ई नॉट कैथोड। अभी ई सेल की बात व्याख्या आगे की जाएगी। ई नॉट एनोड, अर्थात कैथोड जो होता था वो राइट में होता था,
और एनोड जो होता था वो लेफ्ट में होता था। यहाँ पे ऐसा लिखे हम, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है H प्लस का H में ई नॉट, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हमने बताया था बच्चों, फिर बता रहा हूं, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखना था, इसलिए फॉर्मूला आया था ये ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn। ये भी एसआरपी है, ये भी एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखे हुए हैं बेटा। ये इनकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी जब बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था ई नॉट सेल जो हाइड्रोजन का था वो 0 होता, IUPAC ने बता ही दिया था इसका 0 होता है। इसकी वैल्यू निकली बेटा 0.76, अर्थात जो ई नॉट सेल आया वो आया 0 पॉइंट माइनस में आया 0.76। और ये पोटेंशियल किसका रहा होगा बेटा, हमने आपको पहले ही बताया था, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट होगा वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केवल उस इलेक्ट्रोड का होगा जिस इलेक्ट्रोड से हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। अर्थात हम यह कह सकते हैं ये जो ई नॉट है Zn+2 से Zn, इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट आती है, -0.76 वोल्ट आती है। और यह जो Zn है इस सेल में एनोड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट आता है। ये बात आ रही है। सेल को रिप्रेजेंट कर दो बेटा, पहले हम क्या लिखते थे, एनोड वाला लिखते थे, पहले हम एनोड लिखते थे, फिर हम सॉल्ट ब्रिज की लाइन लगाते थे। एनोड पर क्या हुआ, Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पर क्या हुआ, H पॉजिटिव से H2 बना। अच्छा जी, इसका सॉलिड है ये बेटा, ये एक्वस है, इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ये भी एक्वस है, इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन है। यह प्लेटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब कराई गई है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। डायरेक्ट तो हाइड्रोजन मिली ही नहीं थी हमें, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है। ये बात हमने लिख ली है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आपसे कोई का सेल रिएक्शन लिखिए, सेल रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, Zn2H पॉजिटिव गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस H2। ये इसकी सेल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप हाइड्रोजन से किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलिए एक उल्टा करते हैं, जहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति बिहेवियर करेगा। चलिए इसको यहां से मिटा दें बच्चों, आधा मिटा देते हैं, आधे में ही काम चल जाएगा हमारा। इस साइड ये लिखते हैं रिएक्शन। अब क्या किया, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, एक कंटेनर फिल लिया हमने, उस कंटेनर में CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया बेटा, किसका, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, और यहां कॉपर की इसमें इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, और दोनों इलेक्ट्रोडों को आउटर सर्किट से एक वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया। वोल्ट मीटर द्वारा क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा इसमें बेटा, अब इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, कैसा सॉल्यूशन होगा, किस तरह होगा बेटा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी। जो H2 है, जो प्लेटिनम ब्लैक में H2 है, यह H2 ब्रेक होगा। क्या करूं मैं, यह H2 जो है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर पे प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब है, ये जो ब्रेक होगा 2H प्लस बनाएगा, और 2H प्लस बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन होगा, और यह एनोड की भांति काम करेगा। किसकी भांति काम करेगा बेटा, एनोड की भांति काम करेगा। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किट से होते हुए, यहां से होते हुए इस सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्यूशन में Cu डाई पॉजिटिव भी है, SO4 डाई नेगेटिव भी है। ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सर्किट से होकर यहां आ रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन
सॉल्यूशन में उपस्थित Cu डाई पॉजिटिव को मिल जाएंगे और वह Cu बना लेगा, अर्थात उसका रिडक्शन हो जाएगा और वह कैथोड की भांति बिहेवियर करेगा। किसकी भांति बिहेवियर करेगा बच्चों? कैथोड की भांति बिहेवियर करेगा। अब हम निकाल सकते हैं इस सेल का जब पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, तो कैथोड माइनस एनोड होता है बेटा। कैथोड ये है, कैथोड क्या है? Cu डाई पॉजिटिव से Cu बना ई नॉट के फॉर्म में, और इसमें इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है। ये SRP, यही भी SRP है बेटा, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है। ये लिख दिया। इसकी जब वैल्यू निकालते बेटा वोल्ट मीटर में, यहां जो वैल्यू आती है वो आती है 0.34 वोल्ट। कितनी आती है? 0.34 वोल्ट आती है इसकी वैल्यू। अगर इस वैल्यू को यहां पुट करें, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे बेटा, तो टोटल वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी? वह इस कॉपर के हाफ सेल की, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, अर्थात क्या आ जाएगा? 0.34 वोल्ट। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu इक्वल टू आ गया प्लस 0.34 वोल्ट। चूंकि सारी वैल्यू बेटा, सारी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखी हुई है। किसके फॉर्म में लिखी हुई है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अर्थात SRP लिखा हुआ है ये वाला। ये भी SRP लिखा हुआ था। कौन सा? इसके पहले हमने ये निकाला था, यही भी SRP था। अगर इसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, हमने बताया था। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ZnCu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 आ जाएगा, जो कि हमने डेनियल सेल में लिया था। ठीक है ना, इससे वो प्रूफ भी हो रहा है। क्या है जो SRP आया है? SRP जो आया है बेटा, SRP जो आया है Cu के लिए आया है 0.34 प्लस में, और SOP आया है, SRP आया है Zn के लिए -0.76। अगर इस SRP को SOP में बदल दें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलते हैं, तो प्लस 0.76 लिख सकते हैं इसको। कब? जब यह ऑक्सीडेशन, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 1.1 वोल्ट आएगा, जो कि डेनियल सेल में वैल्यू हमारी आ भी रही थी बेटा। तो ये भी आ गया। इस सेल को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। इस सेल में हम क्या करेंगे? ये जो सेल होगा, इसकी पहले सेल रिएक्शन लिख दें। ये एनोड और कैथोड है। क्या हो रहा है? H2 प्लस Cu डाई पॉजिटिव गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस Cu। ये इसकी रिएक्शन हो गई है। सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। सेल में क्या होता है? पहले ऑक्सीडेशन सेल लिखते हैं, यानी कि H2 से H पॉजिटिव और सॉल्ट ब्रिज, Cu डाई पॉजिटिव से Cu बना। ये Pt पे एब्जॉर्ब था। 1 मोलर इसका कंसंट्रेशन, 1 मोलर नहीं था बच्चों, 1 atm इसका प्रेशर था। इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन था। इसका भी 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये सॉलिड था। सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सेल का E नॉट निकाल दिया, सेल रिएक्शन लिख दी। इस प्रकार IUPAC ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हुए सारे हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग निकाल लिए। क्या करूं मैं? सबके अलग अलग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए। उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिया गया। किसमें बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिया गया। इस व्यवस्था के फलस्वरूप एक हमें टेबल प्राप्त हो गई, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज प्राप्त हो गई, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है बच्चों। अगले 2 कालांशों में हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ही चर्चा करेंगे। केवल मैं क्या कह रहा हूं, इसकी चर्चा 2 कालांशों में होनी है। 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्स्ट इक्वेशन जैसा लिखा होता है उसमें। दोनों के 2-2 कालांश होंगे। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इनके प्रश्न
बिल्कुल आएंगे, आपकी सभी तरह की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिस ना करें, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो अगले प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत फटाफट आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अगले कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। यदि आप मेरे द्वारा प्रेषित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके लिए लाभकारी हैं तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, प्रत्येक वीडियो को पूरा खत्म होने तक देखना है बेटा। शुरुआत से प्रारंभ करना है, खत्म होने तक देखना है। जब आप वीडियो खत्म करेंगे तो आपको बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। रसायन के कालांश में आज इतना ही। कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।